हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज अपना कंप्लीट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियो का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बेसिकली देखो हमने अपने ह्यूमन फिजियो में सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हम सांस को लेते हैं, कैसे कैसे एनर्जी को लेते हैं एंड कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कराते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने बहुत ही प्यारे तरीके से हम बॉडी के फ्लूइड के बारे में समझे थे, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि हम क्या क्या खाते हैं एंड क्या क्या बाहर निकालते हैं एंड वो किसके थ्रू निकलता है वो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आहा, कोई नहीं। अब देखो जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारा जो पोमोडोरो आज का होने वाला है, जितने भी हम आवर में या मिनट्स में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं वो पहले लिख लेते हैं। बेसिक चीज़ तो यही होती है, जानते ही हो तुम लोग, जो लोग भी मुझसे पहले पढ़े हुए हैं सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे आज का भी पोमोडोरो बेसिकली देखो मैं चाहती हूँ कि 1 आवर में क्या हो, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हम पोमोडोरो आज का 1 आवर रख रहे हैं। चलो आओ चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट लतीफ़ के। हमारा जो फर्स्ट है बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स क्या क्या एक्यूमुलेट, मतलब क्या क्या चीज़ें बाहर निकालते हैं या कि क्या उनके बॉडी में एज अ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। वो होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो होते हैं हम क्या करते हैं बेसिकली, ये बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय अदर मीन लाइक एक्सेस इंजेशन, मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं तो बचा हुआ प्रोडक्ट जो अनडाइजेस्टेड होता है उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। ये सब्सटेंस जो रहते हैं हम इसको या तो टोटली अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं या तो पार्शली निकाल देते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हम अपने बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया, बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अमोनिया के बारे में, यूरिया के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में। ये मेजर 3 फॉर्म्स है नाइट्रोजनस वेस्ट के जो एनिमल अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक। इसको अपने बॉडी से निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर यूरिक एसिड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड इसको निकालने के लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ पैलेट्स के फॉर्म में निकल जाते हैं, सूखे पैलेट्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये दोनों चीज़ें समझ गए। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि लिख ही देते हैं वरना बाद में तुम्ही लोग को प्रॉब्लम होगी। देखो पहला हमारे पास एक, हाँ ये मैं ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लिख दूँगी। ठीक है, अरे यार पहला हमारे पास है ये अमोनिया। मतलब अमोनिया दिखने में तो नहीं लग रहा कि मैंने अमोनिया लिखा है, चलो लेकिन समझ तो गए ही होगे। ये हमारे पास यूरिक एसिड। देखो जो अमोनिया है ना, ये जो फर्स्ट हमने बनाया, दूसरा यूरिया एंड तीसरा यूरिक एसिड। जो अमोनिया है देखो जो भी अमोनिया निकालता है अपने बॉडी से उन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और अमोनिया निकालने वाले प्रोसेस को अमोनोटेलिक कहते हैं, अमोनोटेलिक। एंड यूरिया निकालने वाले को यूरियोटेलिक। एंड यूरिक एसिड निकालने वाले को यूरिकोटेलिक। ये चीज़ समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास पहला हो जाता है कुछ बोनीफिसेस, मेनी बोनीफिसेस, कुछ वर्टिब्रेट्स, कुछ एम्फीबियंस, जो पानी में रहते हैं। बेसिकली पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे, कुछ एक्वस इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं। यूरिया में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाता है कुछ मराइन फिशेस, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं जो हमारे पास रहते हैं, तो वो एम्फीबियंस, कुछ मैमल्स। यूरिकोटेलिक में तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स,
यहाँ पे स्नेल्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। तुमको याद ये करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, इस सारे एग्जाम्पल ही प्लीज़ रट लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है बेहद। कुछ बोनीफिसेस एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल मैमल्स। हमारा जो अमोनिया रिलीज़ कराता है उन ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में बोनीफिसेस, कुछ एक्वस एम्फीबियंस एंड एक्वस इंसेक्ट, ये तो ईजी है। फिर आता है यूरिया रिलीज़ करने वाला। यूरिया में मराइन फिशेस आती है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं। थर्ड आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को निकालने वाले यूरिकोटेलिक। इसमें आते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट। तो ये चीज़ तुम्हारा होता है। अब आओ देख लेते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज़ कराते हैं हम उनको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। एग्जांपल्स देखो, महा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं काफ़ी सारे। बोनीफिसेस, एक्वस एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक के जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली जो निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया काफ़ी रेडिली सॉल्युबल होता है पानी में, इसीलिए डिफ्यूज़न के थ्रू बॉडी के गिल्स वगैरह से भी फिशेस में बाहर निकल जाता है एज अ अमोनियम आयन। किडनी का मेजर रोल इसमें नहीं होता कोई भी इनके रिमूवल में। फिर टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे लेस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया। जो यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है पानी को बचाने में हेल्प करता है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो रहते हैं काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस, ये क्या करते हैं, यूरिया ही सिक्रीट करते हैं। अमोनिया बेसिकली क्या होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, लीवर में जाकर, याद रखना लीवर में जाकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इन ऑर्गेनिजम्स, इन एनिमल्स के। एंड क्या होता है, ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है फिल्ट्रेट फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ किडनी से बाहर आ जाता है। कुछ अमाउंट्स में यूरिया जो रहता है किडनी के मैट्रिक्स में वेट हो जाता है, जो कि ऑस्मोलिटी को बैलेंस करने के काम में आता है। फिर बात करें हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट जो रहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड को निकालते हैं। ये पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकलता है क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत ना के बराबर होती है। इन एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं एंड इस प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। टेलिज्म। देखो अब सर्वे के हिसाब से यही चीज़ है। कोई ये लास्ट लाइन तुमको समझ में आई? लास्ट लाइन समझ में आई जो मैंने तुमको बताया कि अमोनिया बेसिकली क्या होता है ना, अमोनिया बेसिकली क्या होता है ना, किस में चेंज हो जाता है, यूरिया में। कहाँ चेंज हो जाता है, लीवर में जाके, ठीक है। यूरिया फिर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद किडनी से फिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई? चलो आ जाओ हाइलाइट्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ। सर्वे के हिसाब से क्या बताया गया है, सर्वे के हिसाब से जो एनिमल, हर एक एनिमल का जिस भी तरीके का वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालता है, अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ इनवर्टेब्रेट्स की बात करें तो उनके पास में क्या होता है, ट्यूबुलर, हाँ रट तो मेरे को पहले भी दिख रहा था, ट्यूबुलर फॉर्म में उनके पास में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, कुछ मेंशन दिए गए हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया, जो प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है, फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है। मैं लिखवा दूँ क्या, लिखवा देती हूँ, चलो आ जाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एवरीवन, ये जो भी आपको इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है मैंने इसको अलग से यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप जब इसको पढ़ लोगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं आपको होल पैराग्राफ पढ़ने की, क्योंकि मैंने इसको माइन्यूट फॉर्म में इसको यहाँ पे शो कर दिया है। चलो आ जाओ एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास बेसिकली अगर हम एनिमल किंगडम को सर्वे करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग वेराइटी के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हम एनिमल किंगडम को अलग अलग देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। पहला हमने देखा यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया को हमने फ्लेम सेल भी बोला। फ्लेम सेल अगर तुम्हें बेसिकली पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस, याद आ जाएगा। पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस, ईजी है। प्लेटीहेलमिन्थिस में बेसिकली फ्लैटवर्म्स आते हैं एंड हमारे पास प्लेनेरिया। कुछ एनालिड्स के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, जैसे कि हेमीकॉर्डेट्स,
सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल में एम्फियोक्सस। ये चीज़ समझ में आई। पहला हमने देखा अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, कुछ में जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में प्लेटीहेलमिंथस, फ्लैटवर्म्स, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स में सिफेलोकॉर्डेट्स एंड एम्फियोक्सस। ठीक है। सेकेंड हमने देखा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड एनालिड्स, ईजी है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बहुत ईजी है, इंसेक्ट्स में होता है जैसे कि कॉकरोच। फिर आता है एंटीनल ग्लैंड जिसमें ग्रीन ग्लैंड आता है, क्रिस्टेशियंस लाइक प्रॉन। ओह गॉड, क्या आते हैं? प्रॉन्स आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। आओ एक बार हम लोग पढ़, ये क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, हद हो गई है भाई। चलो, जैसे कि हम यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, इसी को हम फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लेटीहेलमिंथस में, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया जैसे कि। रोटिफर्स में प्रेजेंट होता है, कुछ एनालिड्स में एंड कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स, एग्जाम्पल में एम्फियोक्सस। फिर सेकेंड हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली क्या करता है? आयन एंड फ्लूइड वॉल्यूम को कंसंट्रेट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो नेफ्रीडिया जो रहता है बेसिकली नेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म एंड कुछ एनालिड्स में प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने में, आयोनिक एंड फ्लूइड बैलेंस में। फिर आता है तीसरा मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली कुछ इंसेक्ट्स में मिलता है जैसे कि कॉकरोच। फिर चौथा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को एंड ऑस्मोलस रेगुलेशन में, सेम ही काम है। फिर चौथा आता है हमारे पास एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्रूस्टेशियंस में जैसे कि प्रॉन में। भाई मैंने जो तुमको बताया कि ये जो भी मैंने पूरे पैराग्राफ को क्या किया है, एक छोटे से फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट करा के लिखा है। तो तुम अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, एग्जाम्पल ये रट लेते हो, तो फिर तुम्हारा सब इजी है। प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स तुमने ईजी है गाइस। प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ लिया, नेफ्रीडिया पढ़ लिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पढ़ लिया, चार ही हैं, पढ़ लेना। अब हम आज बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी। देखो एक्सक्रीटरी, ठीक है बोला, एक्सक्रीशन से समझ में आ रहा है किसी चीज़ को बाहर निकालना, और बाहर निकालने का काम ह्यूमंस में क्या करता है? एक्सक्रीटर करता है। ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पेयर ऑफ किडनी, जैसा कि तुम्हें ये 2 किडनी दिखाई दे रही हैं, मतलब हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट होती है। पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब कि जहाँ से हम बाहर निकालते हैं किडनी से पाइप, ये यूरेटर दिखाई दे रहे हैं। एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये ब्लैडर दिखाई दे रहा है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है। फिर एक यूरेथ्रा रहता है जहाँ से, जिसके थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है हमारे पास हमारा जो सुसु पॉटी होती, सुसु पॉटी स्पेशली नहीं, सुसु जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या मैंने देखा है, हमारे पास एक 2 किडनी देखा, यहाँ से निकलने वाला हमने एक यूरेटर देख लिया। ये जो यूरेटर होता है यहाँ से निकल के एक ब्लैडर में इकट्ठा होता है, तो एक ब्लैडर देख लिया, जहाँ नली से बाहर निकलता है हमने देख लिया यूरेटर। तो ये यूरेथ्रा देख लिया। तो ये चीज़ तुम हाईलाइट कर सकते हो, बचपन से तुम पढ़े ही हो, हाईलाइट करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। किडनी देखो, बेसिकली यहाँ से हमारा किडनी का स्ट्रक्चर शुरू होता है कि किडनी किस टाइप की दिखती है, कैसी होती है, मेन हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो किडनी जो रहती है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बचपन से पढ़ा है, बीन शेप्ड की होती है या फिर हाउस शू शेप की होती है, हॉर्स शू शेप। ये डिवाइड कहाँ से होती है? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड वर्टिब्रल जो डॉर्सल इनर वॉल एब्डोमेन कैविटी के पास होता है। तुम यहाँ इसको याद करोगे, लास्ट थोरेक्सिक और थर्ड लुम्बर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लो, इसको तुम हाईलाइट कर लो कि किडनी जो रहती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है, सिचुएटेड होती है लेवल ऑफ लास्ट थोरेक्सिक थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है असर्शन एंड रीजन का, ठीक है, कि किडनी जो रहती है कहाँ से डिवाइड होती है, तो तुम बताओगे कहाँ सिचुएट होती है? लास्ट थोरेक्सिक और थर्ड लुम्बर रीजन में प्रेजेंट होती है, जो डॉर्सल इनर वॉल एब्डोमेन कैविटी के काफ़ी पास होता है। हर एक किडनी का जो अडल्ट, ये देखो मेजरमेंट भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, हर एक किडनी का जो लेंथ होता है बेसिकली 10 से 12 सेंटीमीटर तक का होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी वेट होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, इसका वेट लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। एंड अगर हम ऐसे लें तो 150 ग्राम हम लेते हैं अप्रॉक्स में, क्या लेते हैं? 150 ग्राम अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है, समझ के? मतलब कि अगर मैं रेस करके बताऊं, मान लो कि हमारे पास एक किडनी है ये, ठीक है, इस किडनी का जो लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर है, कितना है? 4 से 5 सेंटीमीटर।
डॉट क्या बन जा रहा है, 4 से 5 सेंटीमीटर तक का है। इसकी जो विड्थ है ये वाली, ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक की है, 2.3 नहीं है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है, ये जो मान लो कि डबल है ना, इसकी जो थिकनेस है ये जो है ना बेसिकली ये, अच्छा एक चीज़ मैंने गलती कर दी, थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक की है। इसका जो ये इसका जो विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर तक का है, ठीक है। तो किडनी की जो लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर की है, इसका जो विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर का है, इसका जो थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर का है, इसका जो ऑन एन एवरेज वेट है 150 से 170 ग्राम का है। हार्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव किडनी नॉच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइलम कहते हैं, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करता है। मतलब ये जो तुम देख रहे हो, जहाँ से ये कॉन्केव स्ट्रक्चर जैसा कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ से एक नॉच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसी पोर्शन को, जहाँ से हमारी किडनी के पास से क्या निकलता है, हमारी किडनी के पास से यूरेटर निकलता है, ब्लड निकलते हैं, ब्लड वेसल्स निकलते हैं एंड हमारे पास नर्व एंटर करते हैं। इसी को हम कहते हैं, ये इस वाले पोर्शन को हाइलम। अब बात करें हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप का स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको रेनल पेल्विस कहते हैं, जो प्रोजेक्टेड होता है कैलिस में। चलो आ जाए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देख रहे हो, ये पोर्शन जहाँ से सब कुछ स्ट्रक्चर अंदर निकल रहा है उसको हाइलम पोर्शन कहते हैं। ब्लड वेसल, ये पोर्शन जो रहता है ये हमारे पास हाइलम है। हाइलम के अंदर आप देखते हो ब्रॉड फनल, ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं रेनल पेल्विस, जैसा कि तुम्हें ये फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अंदर डिवाइड होते हैं कैलिक्स, देख रहे हो तुम यहाँ पे जो यहाँ पे मोटे मोटे ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये पोर्शन जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, इस पोर्शन कहते हैं हम आउटर कैलिक्स, और ये अंदर वाला जो निकल रहा है इसको हम कह देते हैं इनर कैलिक्स। जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, आउटर लेयर जो प्रेजेंट होता है किडनी का, नहीं ये दिखाई दे रहा है, वो प्रोजेक्टेड होते हैं किसमें, कैलिसेस में। आउटर लेयर किडनी की हम टफ स्ट्रक्चर कैप्सूल कहते हैं, जो कि अंदर पे 2 जोन में डिवाइड होती है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। जैसा कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो पूरा पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पोर्शन को हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, सॉरी कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल से क्या होता है, ढका हुआ था, तो यही लिखा हुआ है रेनल कैप्सूल। इसके अंदर पे डिवाइड होता है, एक जगह पे बाहर वाला, उसको ये जो पोर्शन जो बाहर वाला स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो उसको कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। जहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस पोर्शन को हम मेडुलरी रीजन कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। आओ फिर से देखते हैं, ये हमारे किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, जहाँ अंदर ये सारे पोर्शन प्रेजेंट है, उस रीजन को मेडुला कहते हैं। मतलब ये पोर्शन जहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो खाली स्थान देख रहा है बाहर वाला स्ट्रक्चर, उसको हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। एक किडनी जो रहती है बाहर से टफ सीट से कवर्ड होती है, इसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। ये जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह निकलते हैं एंड जो भी निकलते हैं नर्व्स वगैरह, उसको हम कहते हैं क्या रीजन, कौन सा रीजन बोलते हैं यहाँ पे, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, ये रीज़न क्या कहलाता है, हाइलम रीज़न कहलाता है। यार पता नहीं क्या हुआ है, सही से काम नहीं कर रहा है। ये रीज़न हम क्या कहते हैं, उसको हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, बेसिकली जो रीज़न पे अब देखो कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इसके बीच वाला जो स्पेस होता है उसको रेनल कॉलम या फिर कॉलन ऑफ बर्टिनी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैलिक्स रीजन प्रेजेंट है, जैसा कि मोटा वाला पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, निकलता है कैलिस, जो एक फंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम रेनल पेल्विस रीजन कहते हैं। समझ गए, यही चीज़ मैं तुमको समझाने की ट्राई कर रही थी। जो आउटर, अब यहाँ से देख लो, सेंटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस के पास बेसिकली हाइलम प्रेजेंट होता है, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनर हाइलम के अंदर ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं, जो अंदर के साइड पे प्रोजेक्टेड होता है कैलिक्स से। आउटर लेयर जो रहती है उसको हम कैप्सूल कहते हैं, काफ़ी टफ लेयर होती है। उसके अंदर पे 2 जोन्स डिवाइड होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अब मेडुला बेसिकली कैसे होती है, कोनिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि तुमको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्टेड होती है, ये हमारे पास क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, जो प्रोजेक्टेड होती है कैलिक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड और मतलब रेनल, देख रहे हो तुम, जैसे कि बीच में तुम्हें रेनल कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है।
क्या दिखाई दिया, बीच का जो स्ट्रक्चर है तुमको रेनल कॉलम दिखाई देगी, ये मेडुलरी पिरामिड है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिखाई देता है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। हर एक किडनी नियरली, या ये महा इंपॉर्टेंट लाइन है और सर्जन रीजन में पूछा जाता है, हर एक किडनी में लगभग कैसा होता है, हर एक किडनी में यहाँ ईच लिखा हुआ है, यही याद कर लेना, यही से क्वेश्चन पूछता है सर्जन रीजन का। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तुमने बचपन से ही पढ़ा है किडनी की फंक्शनल यानी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। हर एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल होता है। प्लीज़ याद करना, हर एक किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। हर एक नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है वो किससे मिलके बनता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि बहुत सारे कैपिलरी के गुच्छे से ग्लोमेरुलस बनता है। बेसिकली एक होता है एफरेंट आर्टरियोल एंड दूसरा होता है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट का मतलब होता है आना, यानी कि जब ब्लड वेसल्स अंदर ब्लड्स एंटर करते हैं ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के अंदर, उसको हम एफरेंट कहते हैं, यानी आती हुई ब्लड वेसल। जाने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जिट, यानी कि इफरेंट। इफरेंट क्या बोलोगे, इफरेंट, यहाँ से बाहर जाएगा। समझ गए क्या लिखा है, फाइन ब्रांच रेनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड आउट अवे फ्रॉम, उसको इफरेंट, यानी कि ब्लड को लेके आने वाला एफरेंट, ब्लड को लेके जाने वाला इफरेंट। रेनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रेनल ट्यूब्यूल्स बेसिकली स्टार्ट, ये रेनल ट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, जैसे कि मालफिजियन ट्यूब्यूल तुमने नहीं, जैसा कि तुमने मालफिजियन बॉडी पढ़ा, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी में हमारे 2 स्ट्रक्चर है, पहला बोमेन कैप्सूल और प्लस में क्या, ग्लोमेरुलस। देखो अब मेरे को लग रहा है पानी पीने की जरूरत आ गई। मालफिजियन में क्या क्या होता है, अच्छा ये क्या हाईलाइट कर रही हूँ, मालफिजियन बॉडी हाईलाइट कर लेती हूँ, ये तो तुमको पता है। तो यही लिखा हुआ है कि रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। रेनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आते हैं ये भी तुमको बताऊंगी। रेनल ट्यूब्यूल में आते हैं बोमेन कैप्सूल, एक सेकेंड, रेनल ट्यूब्यूल में आते हैं बोमेन कैप्सूल, आते हैं पीसीटी, आते हैं डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये आते हैं रेनल ट्यूब्यूल में। तो रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है डबल वॉल्ड, प्लीज़ याद करना कैसा होता है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल, जो इंक्लोज्ड होता है ग्लोमेरुलस से। मतलब कि ये हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, यहाँ से इफरेंट आती है, यहाँ से एफरेंट आती है एंड यहाँ से इफरेंट जाती है। अब यही कवर होता है किससे, ग्लोमेरुलस से। ये जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने बनाया, तो यही बोला है कि जो बोमेन स्कॉप लाइक स्ट्रक्चर जो एक शेप होता है ये कवर होता है बोमेन कैप्सूल से। एंड इन दोनों को मिला करके, यानी ग्लोमेरुलस को मिला करके, कैप्सूल को मिला करके हम बोलते हैं क्या बन गया हमारे पास, मालफिजियन बॉडी या तो रेनल कॉर्पकल्स। प्लीज़ याद करना, एक बार रेनल कॉर्पकल्स पूछ सकता है क्या होता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है, एक हाईली ट्यूबल कंटिन्यू फर्दर, एक हाईली कोइड नेटवर्क बनती है जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब इसके आगे क्या होता है, यही क्या होती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है, काफ़ी घुमावदार स्ट्रक्चर में ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे बनती है, फिर यहाँ जा कर के खुल जाती है। तो यही चीज़ है, देखो देख रहे हो मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ, ये हमारे पास बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि तुम ये पढ़ रहे हो, देखो मैंने क्या बोला था, हमारा ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल है, हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से ब्लड वेसल्स आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट। अब उसके बाद क्या होता है, ये आता है ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास दिख रहा है तुमको बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस देख लिया, ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल आगे नेटवर्क के लिए स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पीसीटी कहते हैं। तो ये जो बना इस पोर्शन को हम पीसीटी कहते हैं। फिर ये आता है लूप ऑफ हेनले जो पिन लाइक होता है, फिर आता है हमारे पास डीसीटी, फिर आता है हमारे पास सीडी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया नेफ्रॉन का। काफ़ी प्यारा डायग्राम है ना, है कि नहीं? एक बार ज़रा हाई फाई दे दो और फटाफट लाइक कर दो, तब मैं समझूंगी प्यारा डायग्राम है। ये तो तुमको डायग्राम समझा ही दिया, कोई इतना वो नहीं है। अब आओ देख सकते हैं
पीसीटी से आगे नेटवर्क बनती है जिसको हम हेयर पिन शेप का हेनले लूप कहते हैं, जैसे मैंने बताया था लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स बनते हैं। असेंडिंग लिम्स जो रहता है कंटिन्यूअस फॉर्म में हाईली कॉइल ट्यूब्यूल्स बनाता है जिसको हम डीसीटी कहते हैं। डीसीटी जो रहता है मेनी नेफ्रॉन्स ओपन कराता है स्ट्रेट ट्यूब में जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। मतलब कि बेसिकली ये अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेनल पेल्विस में खुलते हैं मेडुलरी पिरामिड के थ्रू। अब मालफिजियन कॉर्पिकल्स, क्या लिखा है, मालफिजियन कॉर्पिकल्स पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन के मिला करके कॉर्टिकल रीजन बनाते हैं किडनी का। समझ में आ गया? तुमको ये बताना पड़ेगा। अगर मैं तुमको एक डायग्राम बनाऊं, ओके, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मालफिजियन कॉर्पिकल्स यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है, मालफिजियन कॉर्पिकल्स पीसीटी एंड डीसीटी, ये रीजन कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हम इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऊपर वाला क्या होता है, कॉर्टेक्स, नीचे वाला जो रहता है इसको कहते हैं मेड्यूला। मतलब कि यही लाइन बोल रहा है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल पीसीटी एंड डीसीटी मिला करके नेफ्रॉन के कॉर्टिकल रीजन को बनाते हैं। वहीं लूप ऑफ हेनले जो रहता है मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में आप देखते हो कि लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है और एक्सटेंड होता है काफ़ी कम मेडुलरी रीजन में। और कुछ नेफ्रॉन्स में आप देखते हो जिसको कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों? क्योंकि मेडुलरी रीजन में कम चीज़ें प्रेजेंट है, ये काफ़ी छोटी होती है, तो उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। वहीं अगर ये हमारा जो बन के रेडी है, ये हमारे पास जो रेडी, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास ये बनी है, ये हम इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही कहेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अच्छा नेफ्रॉक्स मैंने लिख दिया, नेफ्रॉन, एंड दूसरा हमारे पास मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो तुम समझ जाओगे, मेडुलर रीजन में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अगर मेडुलर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो मेडुलरी हमारा, ये देखो हमारे पास ये क्या बना, सेम से बनाओ क्या, ब्लू से ही, ओके नो प्रॉब्लम, जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। ये पीसीटी बना दी, ये काफ़ी लंबा सा मेडुला हमने निकाला है मेडुलरी रीजन में, लूप ऑफ हेनले, फिर छोटा सा हमने डक्ट बनाया, फिर यहाँ पे ये बना दिया कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें काफ़ी एज कम्पेयर टू दैट हमारा जो लूप ऑफ हेनले है काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, समझ गए? मतलब लूप ऑफ हेनले क्या लिखा है, लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा तो जक्स्टा मेडुलरी, क्या लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनले काफ़ी बड़ा होगा और रन डीप इन द मेडुला, तो हम इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा दिया। किस तरीके से? अच्छे से समझा दिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉर्टिकल, मेजॉरिटी बोला, याद रखा मेजॉरिटी, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लो, मैंने हाईलाइट किया, मेजॉरिटी यानी कि 85% जो रहता है, और 85% बॉडी या नेफ्रॉन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 1.5 में क्या होता है, 15% में क्या होता है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी होता है। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला कम है। अब देखो इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, एक सेकेंड, इफरेंट आर्टेरियोल देख रहे हो, ई वाला इफरेंट, मतलब कि ग्लोमेरुलस से जो नेफ्रॉन बाहर को जा रही है, कैपिलरी बाहर को जा रही है ब्लड को लेकर के, उसको इफरेंट और एफरेंट याद करने का तरीका मैंने बताया था। एफरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आना, मतलब ये जो रेनल कैपिलरीज है वो आती हैं, और एग्जिट का मतलब होता है किसी से जाना, मतलब कि यहाँ से ये जा रही है। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं,
कर सकते हो। चलो आ जाओ, जो इफरेंट आर्टरियोल है वहाँ से ग्लोमेरुलस से एक टफ कैपिलरीज नेटवर्क निकलती है जो रेनल ट्यूबल्स के पैरेलली मूव करती है, उसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। अब माइन्यूट वेसल जो नेटवर्क बनाता है रन पैरेलल टू द हेनलेस लूप यू शेप का वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वासा रेक्टा जो रहता है काफ़ी कम होता है, हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि यहाँ पे लूप हेनले छोटा ही है तो वासा रेक्टा भी कितना बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ से तुम क्या कर सकते हो? अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैंने तुमको क्या बताया? वही चीज़ को मैं डायग्राम में शो कर दूँ तो चलेगा, या फिर यहीं दिखा देती हूँ। जैसा कि तुमको ये दिख ही रहा है, इफरेंट आर्टरियोल से क्या होता है, एक पैरेलली ये लूप ऑफ हेनले देख रहे हो, लूप ऑफ हेनले के पैरेलली देख रहे हो, टफ कैपिलरीज बनाते हुए इसके आजू बाजू घूमते चली गई। इसको मैं अपने लैंग्वेज में एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा दूँ, बोलो तो समझा दूँ। ये आने वाली, ये जाने वाली, उसके बाद एक बोमेन कैप्सूल, ये हमारे पेसिटी बन गई, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले बन गया, ये हमारे पास डीसीटी बन गई, एंड ये हमारे पास क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट बन गया। तो यही जो जाने वाली है, यही वाली जो रहती है ना, इस तरीके से इसके पैरेलल घूमती है, इस तरीके से पैरेलल घूमती है, और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? हार्ट पे मिल जाती है, हार्ट पे जाकर के मिल जाती है। तो यू शेप का देख ही रहे हो तुम, इसी को बोलते हैं हम वासा रेक्टा, यू शेप का। ठीक है, ये तुमने समझ लिया। पानी पी लो। चलो आ जाओ, हमने क्या किया, क्या क्या कंप्लीट किया, और टिक भी लगा लेते हैं इसी बात पे, थोड़ा सा हमें खुशी रहेगा, हमने इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। आ जाओ, हमने मतलब फर्स्ट टॉपिक यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलो आ जाओ, यूरिन के फॉर्मेशन में बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं मेन टाइप के। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया जाता है? जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है देखो मैं लिखवाई दे रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा याद करना, या फिर तो हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। फिर सेकेंड आता है रीअब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन। पहला स्टेप यूरिन का फॉर्मेशन, पहला स्टेप क्या है, हमें यूरिन का फॉर्मेशन कराना है। क्या होता है? फिल्ट्रेट करता है ब्लड, मतलब कि देखो यहाँ से टफ कैपिलरी से आया हमारे पास, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, कहाँ पे, मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ, यहाँ से ब्लड आया और इस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन करने लगा, इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पता चल गया। ऑन एन एवरेज, इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml फिल्ट्रेट करता है पर मिनट। रफली जो रहता है ब्लड पंप करता है 70 ml 1 मिनट में करता है। तो 70 ml का 1/5 जो रहता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो रहता है पंप्ड करता है ब्लड, मतलब सॉरी रफली, हाँ वही चीज़ है कि जो ब्लड जो बेसिकली, अभी देखो शुरू से समझो, कुछ नहीं, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हमें करना, हमारे जो बेसिकली अगर हमें यूरिन का फॉर्मेशन करना है, इसमें बेसिक 3 टाइप के प्रोसेसेस हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देखो हमारे पास ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से टफ कैपिलरी आती है, कलर चेंज करते हैं, टफ कैपिलरीज आती हैं और जाने वाली, यहाँ से मान लो कि बॉडी से ब्लड अंदर आया, अंदर आने के बाद इसी जगह पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। एंड ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट जो रहता है क्या करवाता है, फिल्ट्रेट कराता है ग्लोमेरुलस। यानी कि हमारा जो वेंट्रिकल्स होता है लगभग 70 ml ब्लड जो रहता है पंप करता है 1 मिनट में, तो उसका 1/5, 70 ml का 1/5 जो रहता है पंप बेसिकली किडनी फिल्ट्रेट करती है एक बार में। 1100 से 1200 ml जो करती है। अब तुम ये सोचोगे कि यूरिन तो बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, आगे देखते हैं। अब देखो होता क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो रहती है, ब्लड इनका बेसिकली ग्लोमेरुलर के पास भी देखो 3 क्या होते हैं,
ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू लेयर 3 लेयर। मतलब ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम मैंने थोड़ा खिसपा स्ट्रक्चर बना दिया है, इसके पास भी क्या होता है, 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कराने का काम हमारे ग्लोमेरुलस करते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं उन 3 लेयर्स की खासियत। पहली है एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, दूसरी है बोमेन कैप्सूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी है एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। गाइज ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है एल्वेलाई के। कैसा है, एल्वेलाई के। एल्वेलाई की वॉल अगर मैं उससे कंपैरिजन करूँ तो तुम इस तरीके का देखते थे, बीच में देखते थे ये ब्लड वेसल की मतलब इसके पास जो ये प्रेजेंट था इसको एपिथेलियम कहते थे, ये बीच में जो प्रेजेंट था ऐसा इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते थे, एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट था, लिख दूँ क्या, इसको हम कहते थे एपिथेलियम। इसको जो बीच में प्रेजेंट रहता था उसको हम बोमेन कैप्सूल कहते थे, एंड तीसरा कैपिलरीज की वॉल को हम एंडोथेलियम कहते थे। इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता हमारे पास इसका भी फिल्ट्रेशन है। ठीक है, इसका भी फिल्ट्रेशन है। हमारे पास 3 वॉल्स हैं। ऊपर वाली वॉल ये हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे कैपिलरीज है, और बीच में ऐसा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है, एंड ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास वॉल है इसका यहीं पे प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियम जो रहता है ब्लड वेसल्स के। ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये जो बोमेन कैप्सूल दिख रहा हो, मैंने जो किसी और कलर से बनाती हूँ, ब्लैक कलर का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये एपिथेलियम है। क्या है, एपिथेलियम है। ब्लू कलर वाला एंडोथेलियम है, ये बिल्कुल उल्टा है, एंड बीच में क्या है, बोमेन कैप्सूल है। समझ गए, काफ़ी इजी था, डोंट वरी, बहुत इजी है। क्या लिखा है, आओ हाईलाइट कर लेते हैं। 3 वॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें हाईलाइट करना ही था, बिल्कुल करना था। 3 वॉल्स होते हैं, एंडोथेलियम जो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम जो बोमेन कैप्सूल का होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो 2 लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। अब जो एंडोथेलियम है ना, बेसिकली बोमेन कैप्सूल के एंडोथेलियम में पोडोसाइट्स प्रेजेंस होते हैं, जो बेसिकली क्या करते थे, कुछ माइन्यूट स्पेस छोड़ देते थे जहाँ से फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट स्पोर्स की, देखो मान लो कि ऐसे पोर्स प्रेजेंट है, तो इन्हीं पोर्स की मदद से क्या होता था ना, वहाँ का ब्लड जो रहता है यहाँ आता था। मतलब कि जितने भी आते थे, जितना भी फिल्ट्रेट होता था वो बोमेन कैप्सूल में आ जाता था। ठीक है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता, अच्छा कलर चेंज करना है मुझे, यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता था इन पोर्स की मदद से, ये जो पोर्स तुम दिखाई दे रहे हो, मैंने चलो यहाँ बना दिया रेड कलर से, ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं इसके थ्रू ये अंदर आ जाता था। लेकिन जो नहीं हो पाते थे पोर्स की मदद से, यहाँ जो तुम बाहर जाने का रास्ता तुम यहाँ देख ही रहे हो, इस इफरेंट की वजह से क्या होता था, ये जो नहीं फिल्ट्रेट हो पाता था वो बाहर चला जाता था, तो जो फिल्ट्रेट हो पाता था इनकी वजह से अंदर घुस आता था, और ये कहाँ आ जाता था, बोमेन कैप्सूल में आ जाता था। किसकी वजह से, ये जो तुम देख रहे हो इसी को फिल्ट्रेशन स्टेट या पोडोसाइट्स कहते हैं। जैसा कि तुमने ये समझ लिया, ब्लड जो रहता है फिल्ट्रेट हो गया फाइन फॉर्म में, फ्लाइन हो गया स्लाइटली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्रोटीन जो रहते हैं नहीं जा पाते, वो कहाँ पे पास नहीं हो पाते, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे आस्क हमें कर सकता है कि क्या क्या जाता है, तो जितने भी प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से सब चले जाते हैं एक्सेप्ट द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन यहाँ पे नहीं जाता ल्यूमेन और बोमेन कैप्सूल में, बाकी सब चला जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली बात करें, जो भी चीज़ बेसिकली एक हमारे पास ये आने वाला, ये जाने वाला, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसा प्रेजेंट होता है, ऐसा, और टफ कैपिलरीज जैसा कि तुम दिखाई दे रहा है, फिर आता है हमारे पास ये बोमेन कैप्सूल। तो अब जो भी चीज़ इन लेयर से पास होकर के फिल्ट्रेशन स्लिट से होते हुए हमारे बोमेन कैप्सूल में आई है, इन बोमेन कैप्सूल को हम कहते हैं, मतलब जो भी चीज़ आई है लिक्विड आई है, इसको हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो GF आया है इसका रेंज देखो, अब इसी के रेट को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट लगभग 125 ml माइन्यूट होता है, मतलब कि हमारे पास कितना होता है, 1100 से 1200 ब्लड फिल्ट्रेट होता है किडनी में ग्लोमेरुलस से, बचा 125 ml आगे आता है, मतलब यहाँ से आने वाला तो लगभग 1100 से 1200 ml था, फिल्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चली जाती हैं, तो 125 ml सिर्फ यहाँ से बाहर जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, बाकी सारे उधर से इफरेंट से निकल जाते हैं, मतलब 180 लीटर पर डे हमारा जो किडनी है ये ब्लड को क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। तो तुम तो ये सोचोगे कि हमें वॉशरूम भी, सुसु भी 180 लीटर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, 180 लीटर नहीं करते, क्योंकि आगे और भी क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है।
किडनी क्या रहती है, बेसिकली रेगुलेट करती है, इसका अलग मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म जो रहता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपल्टस के थ्रू होता है। क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपल्टस के थ्रू होता है। देखो होता क्या है, बेसिकली इतना हुआ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब होता क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस क्या होता है, अपल्टस या जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपल्टस में बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल जो एफरेंट के होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स में, वो सिक्रीट करते हैं रेनिन, और सेल ऑफ जो हमारे डिसिटी होती है वहाँ से भी क्या होता है, मॉक्यूला डेंसा सेल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपल्टस बनाते हैं, एंड जो वो हेल्प करते हैं पीसीटी से, डीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, कलेक्टिंग डक्ट से सब कुछ सिक्रीट करने में, रीअब्जॉर्ब करने में। तो पीसीटी क्या सिक्रीट, एक सेकेंड, तो ये चीज़ तो हमने देख ली। देखो जो जेजीए है ना, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कुछ सेलुलर में मॉडिफिकेशन करता है ताकि डीसीटी एफरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन देयर कांटेक्ट, उनसे कांटेक्ट करता है ताकि जेफआर एक्टिव हो जाए, जेजी सेल जो रहते हैं रेनिन सिक्रीट करें। रेनिन सिक्रीट करने से क्या होता है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में सिक्रीशन जो रहता है ज़्यादा तेज़ी से होता है। स्टोमेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टोमेट करता है, नॉर्मल आ जाता है। कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, देखो 180 लीटर जो रहता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है। यूरिन लगभग जो रहता है 1.5 लीटर सिक्रीट होता है, मतलब 99% जो फिल्ट्रेशन होता है वापस से रेनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। मान लो एक ट्यूबुलर एपिथेलियम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द आइदर एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम फिल्ट्रेट में रीअब्जॉर्ब एक्टिवली कर ली जाती है, वेयर एज अ नाइट्रोजनस बेस को वापस से पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली इन इनिशिएटेड सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया फिल्ट्रेट में। ट्यूबुलर सिक्रीशन आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन हैव मेंटेन आयोनिक एंड एसिड बैलेंस इन द। बेसिकली देखो मैं पूरे स्टेप को, तीनों स्टेप को मैं अपने तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। ये चीज़ तुमने तो पढ़ ही लिया, अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। होता क्या है, होता क्या है, पहला स्टेप, कोई अच्छी जगह, या हुआ क्या, टफ कैपिलरीज, यहाँ से ब्लड आया, वहाँ से गया, बोमेन कैप्सूल बना, एंड यहाँ पे हमारे पास पीसीटी बना, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लूप ऑफ हेनले बन गया, फिर यहाँ डीसीटी बना, फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। हमने पहला स्टेप देखा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, लगभग 180 लीटर जो रहता है यहाँ से फिल्ट्रेट होकर के बोमेन कैप्सूल के पास जाता है, ठीक है। आया कितना, 1100 से 1200, कितना आया, 1100 से 1200, 1100 से 1200 ml जो रहता है फिल्ट्रेट बनने के लिए आया, और यहाँ से रिलीज़ हुआ लगभग 125 ml, मतलब कि 180 लीटर के बराबर। कहाँ पर रिलीज़ हुआ, बोमेन कैप्सूल के अंदर रिलीज़ हुआ। इस प्रोसेस को हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कह दिया। अब हुआ क्या, जो भी चीज़ यहाँ पर आई बेसिकली अब जो भी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से निकलना था तो वो सारी चीज़ें निकल गई, जैसे कि हमारे पास क्या था, यूरिया था। यहाँ से जो यूज़फुल चीज़ें थी ना, जो भी हमारे सेल को लगता था यूज़फुल है, बड़े बड़े प्रोटीन्स वगैरह, वो उधर से चले गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कितना, अमीनो एसिड्स बचे, यूरिक एसिड, अमोनिया बचा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब कहाँ रिलीज़ हो जाती हैं, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल बेसिकली क्या हुआ, बोमेन कैप्सूल एंड आया, बोमेन कैप्सूल के पास आया, बोमेन कैप्सूल से जो ब्लड था हमारा फिल्ट्रेट जो था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो यहाँ ट्यूबिटी में आया, यानी रेनल ट्यूब्यूल्स में आया। ये पूरे पार्ट तो रेनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल्स में बेसिकली क्या बोला, भाई अभी भी मुझे लगता है फिल्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपल्टस आया। बेसिकली जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपल्टस एक सेंसिटिव रीजन होता है जो काफ़ी सारे सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, टीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तब यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपल्टस क्या करता है, बेसिकली क्या करवाता है, वो रेनिन सिक्रीट करवाता है, एंड रेनिन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। अब रेनिन सिक्रीट होने के बाद हमारी प्यारी सी पीसीटी एंड हमारा कलेक्टिंग डक्ट एंड हमारा डीसीटी, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं अभी भी मुझे लगता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारे बॉडी को आगे काम आ सकते हैं।
जैसे कि सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, सोडियम, ये सारे कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारे ट्यूब्यूल सिक्रीट रीअब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से H2 हो जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से अमीनो एसिड्स जाते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से ग्लूकोज जाता है। तो जो भी लगता है हमारे सेल्स को, पीसीटी को, डीसीटी को, कि अभी हमारे इन चीज़ों को ज़रूरत पड़ सकती है हमारी बॉडी को, उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तुमने ये देखा था कि हमारे पास आर्टरीज, एक एफरेंट आर्टरियोल था, एक इफरेंट आर्टरियोल था। तो अब हुआ क्या, ये जो इफरेंट आर्टरियोल था, यहाँ से भी बेसिकली ये कैसे होती है, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलली मूव करती है, तुमने देखा था। तो हुआ क्या बेसिकली, अब हुआ क्या, हमारी लूप ऑफ हेनले कि पैरेलल मूव करने वाली ये पेरीट्यूबुलर जो हमारे वासा रेक्टा है, इसमें से क्या होता है बेसिकली, इसके पास भी काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि H+ प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है। इसको लगता है कि भाई ये सब मेरे काम का है ही नहीं, तो ये क्या करता है, अपने में से क्या करता है, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस मतलब हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट आउट कर देता है। क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। एंड इसी सिक्रीशन को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो आयोनिक एंड एसिडिक बैलेंस करने में हेल्प करता है बॉडी फ्लूइड के। तो हमने तीनों चीज़ बड़े अच्छे समझ लिया। सबसे पहले क्या हुआ, आओ एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, बचा हुआ पार्ट यहाँ आया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बन के यहाँ के बाद जितने भी फालतू चीज़ें और थी, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे, वो हमारी बॉडी ने पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट ने और एब्जॉर्ब कर लिया कि जो हो सकता है आगे चल के ग्लूकोज की, सॉल्ट की, अमीनो एसिड की हमारे बॉडी में ज़रूरत पड़े, तो उन चीज़ों को इसने और एब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होता है रीएब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है, हमारी इफरेंट आर्टेरियोल से निकला हुआ पेरीट्यूबुलर, जो हमारे पास एक था पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनी थी, जो बेसिकली वासा रेक्टा थी, उसमें भी काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस है। जो क्या बोला, हमारे हार्मफुल सब्सटेंस वासा रेक्टा बोले कि ये तो काम की हमारी चीज़ ही नहीं है, इनको भी हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में वापस से भेज देते हैं। जिन्होंने क्या किया, H+ को भेज दिया, सोडियम को भेज दिया, अमोनिया को भेज दिया, वापस से फिल्ट्रेट में भेज दिया। एंड बचा हुआ जो एकदम घटिया पार्ट था, अब मुझे उसमें से कुछ नहीं निकालना था, वो चीज़ यहाँ आकर के हमारे कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस रीजन में, रेनल पेल्विस से होते हुए, किडनी से होते हुए, यूरेटर से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चले जाते हैं। ओके गाइस, समझ गए, यही चीज़ थी। अब देखते हैं किस तरीके से हमारे ट्यूब्यूल्स फंक्शन करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कैसे कि हमारा एक काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, तो हम जितना पोमोडोरो लेके चल रहे थे 1 आवर का, मुझे लगता है ये चैप्टर उतने आवर में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको ईजिली पीजी तरीके से हम कंप्लीट भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हमारा पोमोडोरो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आओ पोमोडोरो बदलते हैं। हमारा आपका पोमोडोरो होने वाला है, चलो मैंने 1 आवर पहले लिया था, उसको बढ़ा करके हम यहाँ पे 2 आवर लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आज का पोमोडोरो हो रहा है। चलो और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली हमने। यूनिट फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, अब हमको फंक्शन पढ़ना है ट्यूब्यूल्स के। देखो अभी बहुत सारे टॉपिक प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, बिल्कुल हो पाएगा। देखो कितने सुंदर तरीके से हमारी एनसीईआरटी देखो रेडी हो गई है, नहा धुल के, बिल्कुल कितनी प्यारी एनसीईआरटी लग रही है। पता है एनसीईआरटी ऐसे ही प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी एनसीईआरटी। चलो आ जाओ फंक्शन देखते हैं हमारे ट्यूब्यूल्स के, फटाफट से कंप्लीट करते हैं बिना किसी साउंड के। पहले हमारा पीसीटी क्या करता है, लाइंड होता है किससे, याद रखना पीसीटी हमारी लाइंड होती है। पता है ये चीज़ तुमने कहाँ पढ़ी थी, तुमने पढ़ा था गाइस, प्लांट टिश्यू वाले में पढ़ा था तुमने कि पीसीटी जो रहती है क्यूबाइडल से बाइंड होती है, तुमको पता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में काम आती है। नियरली जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर जो रहते हैं, इसी सेगमेंट में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा सर्सन रीजन में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद कर लेना। कितना, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पानी हो गया, इस सेगमेंट पे ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी ऑल्सो मेंटेन करती है हमारे पीएच को और आयोनिक बैलेंस हमारे बॉडी फ्लूइड के, जहाँ पे सिक्रीशंस होता है आयनिक आयंस का और अमोनिया का फिल्ट्रेट में, और वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आ जाओ हेनलेस देखते हैं।
लूप ऑफ हेनले के बारे में देखते हैं। लूप ऑफ हेनले तुमने देखा ही है कि वो बेसिकली देखो मेरे पास लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे, ये जो पार्ट इधर वाला है इसको हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड ये वाला पार्ट हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, ये क्या करवाता है, ये लगभग इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कराता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये इसके लिए कैसा होता है, परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। वहीं सेकेंड हैंड साइड पे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये पानी के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल है। तो लिखा क्या है, रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी मिनिमम होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, वही रीज़न पे जो मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ेंगे हम यहाँ पे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वही जो मैंने बताया, लगभग इम्परमिएबल होती है सिर्फ पानी के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मूव डाउन की तरफ मूव करता है, मतलब कि यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कराती है, एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब असेंडिंग वाला ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग वाला नीचे की तरफ। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहती है लगभग इम्परमिएबल होती है पानी के लिए, जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराती है इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली या पैसिवली। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट का होता है ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया, डाइल्यूट ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मेडुलरी पिरामिड। ये चीज़ तुम समझ लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डीसीटी की। डीसीटी जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, महा इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर का कहाँ होता है, तो तुम बताओगे कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो रहता है हमारे सोडियम और वाटर का जो रहता है डीसीटी में क्या होता है डीसीटी कैपेबल होती है ताकि बाइकार्बोनेट को भी वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। सेलेक्टिकल सिक्रेशन होता है, सिक्रेशंस होते हैं हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयन का, और अमोनिया जो रहता है मेंटेन करते एंड अमोनिया का भी, और मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन अवर बॉडी। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है, तो तुम बताओगे हमारी प्यारी डीसीटी मेंटेन करके रखती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की। लॉन्ग डक्ट होता है जो कॉर्टेक्स रीजन पे एक्सटेंड होता है, इनर जो पार्ट होता है मेडुला प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में वाटर जो रहता है यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है और कंसनट्रेटेड यूनिट प्रोड्यूस करने में इसी का रोल होता है। ये जो सेगमेंट होता है स्मॉल, जो कुछ अमाउंट में क्या होता है, ये यूरिया भी करवाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में सिक्रीट करवाता है ताकि ऑस्मोलैरिटी काफ़ी मेंटेन रहे, एंड इट्स अ वेरी मेंटेनेंस पीएच में भी या आयनिक बैलेंस में भी इसका काफ़ी रोल होता है। सेलेक्टिवली ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम का भी सिक्रीशन कराता है। ये देखो हमारे प्यारे से नेफ्रॉन का डायग्राम होता क्या वो देख लो। हमारे पास ये जो है ये पीसीटी है, ये हमारे पास पीसीटी है। पीसीटी में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ये हमारे पास डीसीटी है, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। अब मैंने बोला पीसीटी में बेसिकली क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये हमारे पास असेंडिंग है, ये हमारे पास डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग में सोडियम के लिए परमिएबल होता है, एंड हमारे डिसेंडिंग में पानी के लिए परमिएबल होता है, पानी के लिए क्या होता है परमिएबल होता है। ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। अब तुम यहाँ देख लो पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है तुमको पता ही है। यहाँ पे हर चीज़, बाइकार्बोनेट, सोडियम सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल, पोटेशियम हो गया, एंड यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल से क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कहाँ से, वही पीसीटी वासा रेक्टा से यहाँ पे क्या क्या रिलीज़ होता है, अमोनिया एंड H+ कंसनट्रेशन हमारे कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जाता है। और यहाँ पे डीसीटी भी क्या करती है, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कराती है, वाटर को एंड सोडियम को भी, यानी कि ये पोटेशियम को बढ़ाती है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि अगर पीसीटी में कोई डालता है तो क्या डालता है, तो H+ एंड अमोनिया डालता है, एंड डीसीटी में क्या डालता है, तो K+ एंड H+ डालता है, तो याद रखना, ठीक है। आ जाओ, अगर हम बात करें फिल्ट्रेट के मैकेनिज्म की, तो अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, दिल हाथ में थामो, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओ। आई विल गिव यू 5 मिनट, फटाफट से पानी वानी पियो और आ जाओ, ओके। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में मैं आती हूँ, ठीक है।
चलो अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिज्म और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की, ठीक है, तो इन सब को पढ़ाने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। चलो मैं तुमको अपने तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार रीडिंग लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पहले मैं तुमको बना देती हूँ उसके बाद तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। मैंने अब इसको फटाफट से क्या करना है, मेंटेन करना है, क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। यहाँ देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, वासा रेक्टा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले, कौन सी वाली, डिसेंडिंग वाली। किसके लिए परमिएबल होती है, पानी के लिए। सारी चीज़ों को मैं इसमें लिख दे रही हूँ ताकि इससे बाद जो मैं तुमको बताऊँगी वो तुम्हें समझ में आए। ये कैसी है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। किसके लिए परमिएबल होती है, आयंस के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। ये क्या है, असेंडिंग के बाजू में डिसेंडिंग होती है, तो ये कैसी है, डिसेंडिंग वाली वासा रेक्टा, ठीक है। एंड इधर वाली क्या है, असेंडिंग वाली वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है। ये चीज़ तुम समझ गए। ये पूरा हमारा डायग्राम है। तुमको ये भी पता है, ये वाला पोर्शन जो रहता है कॉर्टेक्स रीजन में, ऊपर वाला जो रहता है कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड नीचे वाला रीजन मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तुमको ये भी पता है ब्लड यहाँ से पहले फिल्ट्रेट आउट होगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ आएगा, तो उसी तरीके से यहाँ से फिल्ट्रेट होता है, ये यहाँ घूमता है, यहाँ घूमता है, यहाँ घूमता है, यहाँ से आते आते तो ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चला जाता है। तुमने ये समझ लिया। अब जाओ मेन मैं क्या बनाने वाली हूँ वो देखो। मैं सिर्फ अब इसका ये वाला पोर्शन तुमको बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलो बन गया। ये जो हमारे पास, अब वापस से तुम्हें डिनोट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्या कौन सा है पता है तुमको। ये असेंडिंग वासा लूप ऑफ हेनले है, ये पता है तुमको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाला जो रहता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, एंड ये हमारे पास असेंडिंग वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा, समझ गए। पता है तुमको ना, ये परमिएबल होती है पानी के लिए, ये परमिएबल होती है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये चीज़ भी तुमको पता है। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली देखो ब्लड आया, जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, सबसे पहले वो एंट्री करता है यहाँ से, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो परमिएबल होता है पानी के लिए। अब ये देखो तुमको पता है कि यहाँ से जो पोर्शन डिवाइड होता है, काला कलर से बना देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन रहता है, ऊपर वाला जो रहता है कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, नीचे वाला जो रहता है मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, तुमको पता है। तुमको ये भी पता है, देखो स्टार्टिंग में जो ऑस्मोलिटी होती है ये 300 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर प्रेजेंट होता है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मिली ऑस्मोस मोल लीटर इनवर्स, फिर बढ़ता है, मैं यहाँ बनाती हूँ, फिर बढ़ता है 600, फिर बढ़ता है 800, फिर बढ़ता है 900 मिली ऑस्मोस पर लीटर इनवर्स, फिर होता है लास्ट में आते आते ये 1200 मिली ऑस्मोस पर लीटर बन जाता है, ठीक है, मोल्स लीटर इनवर्स, ठीक है। देखो बेसिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी कैसे, वही हमको समझना है, किस तरीके से हमने क्या किया, इसके ऑस्मोलरिटी को बैलेंस किया, क्या किया, बैलेंस किया। चलो आ जाओ काया स्टीम। देखो हुआ क्या, हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट सबसे पहले यहाँ पे आया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। जैसे ही डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आया, यहाँ से पानी फटाफट से क्या होने लगा, रीअब्जॉर्ब होने लगा, क्योंकि ये परमिएबल किसके लिए था, पानी के लिए था। अब कोई चीज़, मान लो किसी चीज़ को हमें कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, जैसे ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा है, थोड़ा सा हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो हमने जब पानी को बाहर निकाल दिया, क्या किया हमने, पानी को जब बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास ये बचा सिर्फ, तो अब कैसा हमारे पास हो गया, ये चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, कैसी हो गई, कॉन्सेंट्रेटेड। और हमें मेंटेन क्या करना है, ऑस्मोलरिटी, साथ ही साथ हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, हमारा काम भी यही है।
हमने फटाफट से क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी को बाहर निकालने का काम करता है। बचा हुआ पार्ट यहाँ से डायरेक्ट आ गया डीसीटी के पास, पीसीटी सॉरी, यहाँ पे आ गया हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी वही काम करता है जो इसका काम है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने में लग गया, बेटा तू NaCl बाहर निकल जा, क्योंकि मैं परमिएबल हूँ इसी को निकालने में। तो ये क्या करता है, फटाफट से क्या करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल देता है। अब देखो ये फिल्ट्रेट यहाँ गया और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। तो अब हुआ क्या, बेसिकली यही हुआ कि जब ये नीचे आया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया, 600, 800 और 900, फिर लास्ट में जब आया तो ये 1200 में बदल गया। अब इसका काम देखो, काउंटर करंट का मतलब ही होता है बेसिकली कि किसी चीज़ का अपोजिट मूव करना। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट एंड करंट का मतलब होता है क्या, लिखते हैं हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो काउंटर का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ का अपोजिट मूव करना, एंड करंट का मतलब होता है फ्लो। मतलब देखो बेसिकली यहाँ फ्लूइड क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइड इस टाइप मूव, कलर चेंज करते हैं, एक फ्लूइड इस साइड पे मूव कर रहा है तो दूसरा साइड इस साइड पे मूव कर रहा है। तो अब पहला काउंटर करंट इन दोनों के बीच में होता है, किसके, लूप ऑफ हेनलेस के बीच में। फिर देखो यहाँ से ये फ्लूइड इधर मूव करेगा एंड दूसरा इधर मूव करेगा, ठीक है। अब दूसरा काउंटर करंट किसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। नहीं, ये चीज़ यहाँ मूव करेगा एंड ये बेसिकली देखो एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे पास ये वासा रेक्टा होता है इसका फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ये इस तरीके से मूव करेगा। तो देखो एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ, तो दूसरा काउंटर करंट इन दोनों वासा रेक्टा के बीच में होता है। फिर देखो पता है तुमको ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये ऊपर की तरफ, ये दोनों में भी क्या तीसरा काउंटर करंट चल रहा है, मतलब यहाँ के हर एक ट्यूब्यूल्स में काउंटर करंट चल रहा होता है। अब हुआ क्या, हमारी जो ये हमारे पास असेंडिंग वासा रेक्टा है, ये क्या करती है बेसिकली, यहाँ से ये भी क्या करती है, देखो कलेक्टिंग डक्ट तो मैं भूल ही गई, बाजू में कलेक्टिंग डक्ट बना होता है, मान लो ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या करता है, अपने पास से यूरिया सिक्रीट करता है, बहुत सारा यूरिया सिक्रीट करता है। यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियन है, यहाँ पे बेसिकली पानी देखो ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अब ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, तो यहाँ यूरिया सिक्रीट होते हुए ये जंप करके मेडुलरी इंटरस्टिशियन में यूरिया आ जाता है। अब यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन मेडुलरी इंटरस्टिशियन में बढ़ जाता है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियन में से ये क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, वासा रेक्टा में भी यूरिया जाता है, दिख ही रहा है तुमको। अब ये यूरिया क्या करता है, बेसिकली यूरिया प्लस में सोडियम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं एंड वापस से आकर के मेडुलरी इंटरस्टिशियन में मूव करा देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो अब यहाँ से जो निकलेगा हमारे पास सुसु, ये भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा एंड साथ ही साथ हमारा जो 1200 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर इनवर्स का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, ऑस्मोलैरिटी, वो भी बैलेंस रहेगी। तो आओ देख लेते हैं हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है उसको देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि अपने सुसु को वो कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। इसमें जो रोल होता है बेसिकली लूप ऑफ हेनले का होता है और वासा रेक्टा का होता है, मैंने तुमको अभी दिखाई ही दिया। अब फ्लो फिल्ट्रेशन जो रहता है दो लिम्स के बीच में होता है, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड ये फॉर्म करता है काउंटर करंट का, मैंने बता ही दिया। दोनों फ्लो जो रहता है ब्लड का दोनों वासा रेक्टा और लिम्स के बीच में, दोनों बीच में अपोजिट होता है, वहाँ पर भी एक काउंटर करंट बन जाता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया। फिर देखो प्रॉक्सिमली बिटवीन हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में भी एक काउंटर करंट प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है। इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियन में लगभग 300 मिली ऑस्मोल मोल्स पर इन्वर्स कॉर्टेक्स में, और वहाँ से 1200 मिली ऑस्मोल्स इनर मेडुला में बढ़ा देता है, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। अब देखो इस गेन की वजह से बेसिकली किस वजह से होता है वो देखो,
कि सोडियम और यूरिया की वजह से होता है, मेन कॉज यही है। सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेले से और एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है। अब सोडियम क्या हुआ, इन रिटर्न इंटरस्टिशियल में असेंडिंग पोर्शन से वापस आया। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेले में वापस आया, इसकी वजह से। और ये भी देखो कि कलेक्टिंग डक्ट की वजह से बाहर आया। अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की वजह से एक काउंटर करंट मैकेनिज्म शो होता है। ये मैकेनिज्म हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में इन अ मेडुलरी इंटरस्टिशियल में। और इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट की वजह से ही क्या होता है, पैसेज वाटर का कम हो पाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। और कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है फिल्ट्रेशन का, मतलब सॉरी फिल्ट्रेट का यूरिन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ह्यूमन किडनी लगभग प्रोड्यूस करते हैं नियरली 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली देखो इनिशियल फिल्ट्रेशन लगभग कितना आता है, 180 लीटर आता है। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, अपने यूरिन की बात करें, तो हर दिन क्या होता है, हम लगभग सिर्फ 1.5 लीटर क्या करते हैं, यूरिन निकालते हैं। ये यूरिन है, तो देखो 4th टाइम कम निकल रहा है, क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ तुम समझ गए। ये डायग्राम तुम देख ही रहे हो, ये दो डायग्राम लूप ऑफ हेनले का, ये वासा रेक्टा का, यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है। इन्होंने क्या बोला बेसिकली, यहाँ देखो वाटर क्या होता है, अब्जॉर्ब हो रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, एंड असेंडिंग लूप हेनले में कैसे आयन इकट्ठा हो रहा है। इंटरस्टिशियल में काफ़ी सारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ से यूरिन फटाक से बाहर नहीं निकलता। होता क्या बेसिकली, कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होता है, बाकी वाटर भी देखो रिलीज होता है। जब भी कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, किसका, पानी का। तो जब पानी हमारे बॉडी में बहुत कमी होने लगती है, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, फटाफट से क्या करवाता है, इकट्ठा करा देता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करने के लिए बता देता है। रेनिन जब सिक्रीट होता है किडनी से तब, तो पानी यहाँ फटाफट से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होने लगता है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में यूरिया भी इकट्ठा हो जाता है। अब यही यूरिया क्या करता है, हमारा जो हमारे पास यहाँ पे असेंडिंग के आगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करता है, इसी यूरिया एंड सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड क्या करता है, वासा रेक्टा क्या करता है, यहाँ से मूव कराता है सोडियम को, एंड वापस से इंटरस्टिशियल में ला करके छोड़ देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल है, वहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एंड वापस से यूरिन जो रहता है कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है, एंड हमारे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल है वहाँ का ऑस्मोलिटी भी बैलेंस रहती है। इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, तो आओ फटाफट से टिक्कमबाजी कर लेते हैं कि हमने कुछ तो किया। चलो और देखते हैं हमने क्या देख लिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूब्यूल कैसे फंक्शन करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन। अब देखते हैं किस तरीके से किडनी फंक्शन करती है, किडनी का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मिक्चुरेशन की वॉशरूम वैसे बाहर निकलता है, किसकी वजह से निकलता है, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखेंगे अदर ऑर्गन का एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। ये हमारा चैप्टर समाप्तिकरण के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 1 घंटे में तो आराम से कंप्लीट हो जाना है। सबसे ज़्यादा मतलब टफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन जो रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। चलो आ जाओ, तब इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या बोला मैंने, चलो आ जाओ इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। पानी वानी साथ लेके बैठे हो ना, मेरा ही गला ख़राब हो रहा है। चलो आ जाओ। रेगुलेशन कर रहे हैं किडनी का, किस तरीके से किडनी अपने फंक्शन को रेगुलेट करती है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो हाइपोथैलेमस का मेन रोल होता है। सबको पता है हर चीज़ में सबसे पहले हाइपोथैलेमस का मेन रोल होता है। चलो आ जाओ। सबसे पहले बाई हाइपोथैलेमस। अब देखो हुआ क्या बेसिकली, अगर हमारे बॉडी में GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर से कम आ रहा है। 180 लीटर तो बेसिकली क्या निकलता है, दिखा है 125 ml से
या फिर देखो तुमको यही बताना लेके आई थी मैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बेसिकली कैसा होता है, 125 ml पर मिनट होता है और इसको 180 लीटर कहते हैं पर डे रिलीज़ होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर 180 लीटर से कम होता है पर डे, तो हमारा क्या होता है, कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि मान लो ये उसी टाइम के लिए जहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है एंड ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है, हाइपोथैलेमस जो रहता है बेसिकली एक्ट करता है, तुमको सबको पता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, वहाँ से क्या सिक्रीट कराया, ADH एडिनोड्यूट्रिक हार्मोन, या फिर इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से काफ़ी फेमस है ये वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है, बोलता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन शुरू कर दो, क्योंकि GFR काफ़ी कम हो रहा है, समझ रहे हो, GFR काफ़ी कम हो गया है, इसीलिए क्या कहता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन जो रहता है उसको बढ़ा दो, थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन करा दो। अब इसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी अच्छे हो जाते हैं एंड हमारा GFR भी जो रहता है वो भी बढ़ जाता है। समझ गए? इसी को और देख लेते हैं। देखो फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी काफ़ी इफेक्टिवली कराई जाती है हार्मोन फीडबैक्स मैकेनिज्म की हेल्प से। इसमें हाइपोथैलेमस का भी रोल होता है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया। जेजी यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरटस का भी रोल होता है, कुछ एक्सटेंट जैसे कि हार्ट का भी रोल होता है। अगर हम बात करें पहला, ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी में एक्टिवेट बाई चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है, यानी कि पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी होगी तो क्या होगा, बेसिकली GFR जो रहता है वो कम हो जाता है, GFR जो रहता है कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब पानी कम पी रहे हो तो क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन भी कम ही होगा। तो एक्सिव लॉस अगर फ्लूइड का हो रहा है, बॉडी हमारी क्या करती है, उसके बाद एक्टिवेट कर देती है, वो रिसेप्टर भेजती है सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। क्या करता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, वहाँ से उसको आदेश देता है कि तुम एंटीड्यूट्रिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन सिक्रीट करो। कहाँ से, न्यूरोहाइपोफाइसिस। आगे पढ़ेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है। अगर हम बात करें तो अब ADH क्या करता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में बढ़वा देता है। उसके बाद क्या होता है, ये ड्यूरेसिस मतलब होता है बेसिकली कि पानी की ज़्यादा, मतलब पानी ज़्यादा जाने लगता है यूरिन के थ्रू, उसको ड्यूरेसिस कहते हैं। तो उस ड्यूरेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करवा देता है। क्या करता है, ड्यूरेसिस को क्या करवाता है, प्रिवेंट करा देता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एंड इंक्रीज अब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो रहता है, मान लो तुमने पानी ज़्यादा पीने लगे तो इस ऑस्मो रेगुलेशन को हम स्विच ऑफ कर देते हैं एंड ADH जो रहता है सप्रेस हो जाता है, ताकि वो अब ADH सिक्रीट ना हो। ADH जो रहता है किडनी पे भी इफेक्ट करवाता है, वो ब्लड वेसल्स को भी क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ताकि पानी का ज़्यादा लॉस ना हो। इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फ्लो जो रहता है वो भी बढ़ जाता है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो एंड देयर पे GFR भी बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तुमने एक पॉइंट को मैंने इतने में ही तुमको समझा दिया। ये देखो तुमने NCERT भी पढ़ ली। अब दूसरा देखो, अब JGA कैसे वर्क करता है। तुमने हाइपोथैलेमस का वर्क देख लिया कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस वर्क करता है। अब तुम देखो बाय JGA किस तरीके से हमारा प्यारा JGA रास करके काम को तमाम कर देता है। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरटस, जिसका मैकेनिज्म का नाम है रास नहीं आएगा गाइस, तुम्हें रास नहीं आएगा। पढ़ लोगे एक बार तो रास आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो रास नहीं आएगा। अब बेसिकली रास क्या करता है, या JGA क्या करता है। JGA बेसिकली रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या बोलता है इसका, क्या बोलते हैं पब्लिक, इसका मतलब क्या है, लिखना पड़ेगा। रेनिन एंजियोटेंसिन ए से क्या है, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये हमारे रास का फुल फॉर्म। अब रास बेसिकली कब काम करता है, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम होता है।
हम उसी के लिए बात कर रहे थे अभी तक। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो कम जब रहता है, पानी की कमी होती है, तो अब JGA कैसे काम करता है वो देखना है। कम होता है, हुआ क्या, हमारी JG सेल एक्टिव हो जाती हैं, हमारी प्यारी सी JG सेल फटाक से एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होते ही क्या करती हैं, रेनिन सिक्रीट कर देती हैं। क्या करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं। ये जो रेनिन है क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन, मैं ए लिख रही हूँ, एंजियोटेंसिन 1 को फटाक से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। कौन, हमारा प्यारा रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, अब एंजियोटेंसिन जो रहता है कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंड यही, एक सेकेंड, हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनाता है बेसिकली। एंड देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें गलत बता रही हूँ क्या, मेरे हिसाब से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। अब एंजियोटेंसिन एंजाइम्स आते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 बनाते हैं। अब यही एंजियोटेंसिन 2 काम क्या करता है वही देखना है। सबसे पहला ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या कराने के लिए, वैसो कंस्ट्रिक्टर कर देता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए वैसो कॉन्ट्रैक्शन, समझ ही गए होगे। इसकी वजह से वही ब्लड वेसल्स हमारे थोड़े बढ़ जाते हैं, GFR भी जो रहता है वो बढ़ जाता है। दूसरा काम होता है PCT। PCT में क्या करता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ावा देता है। ग्लूकोज एंड पानी बढ़ जाते हैं, पता ही है पानी की कमी है तभी तो GFR कम है, तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तीसरा काम करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना, कितना सुंदर लिखा है ये। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरॉन जो रहता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन कराता है पानी का। वही चीज़ है, सेम काम, पानी का रीअब्जॉर्प्शन करा दोगे DCT PCT कलेक्टिंग डक्ट में तो हमारा GFR भी बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाते हैं। ब्लड वेसल नहीं, ब्लड का वॉल्यूम। तो वही चीज़ है कि हमारे पास 3 ही चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं, हाइपोथैलेमस, JGA और तीसरा हार्ट। बेसिकली हार्ट जो सेल्स होती हैं ये ANF सिक्रीट करती हैं। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है एंड साथ ही साथ हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो हमारी जो ANF होती हैं, बेसिकली हार्ट सेल ANF सिक्रीट करती हैं। इसका नाम है एट्रियल नाइट्रोयूटेराइन फैक्टर। क्या है, एट्रियल एट्रियल न्यूट्राइन नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, ये सिक्रीट करते हैं हमारे हार्ट सेल, जो रास को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, बंद कर देती है। एल्डोस्टेरॉन जो सिक्रीट करता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको भी क्या करवा देती, इनहिबिट कर देती है। तीसरा जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे, उनको जब वो डायलेट कर देता था हमारा कौन, रास सिस्टम डायलेट कर देता था, ये क्या करती हैं, इसको ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। क्या करती हैं, डायलेट, सॉरी मैंने बोला वो जो करता था ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करा देता था, वैसो कॉन्ट्रिक्टर कराता था, तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं और इसी को बोला जाता है वैसो डायलेटर। क्या करवा देती हैं, वैसो डायलेटर। इन सब की वजह से सिर्फ एक ही चीज़ होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, BP जो रहता है कम हो जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है कम हो जाता है। कोई नहीं, चलो आ जाओ, इसको एक बार रीडिंग मार लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं जो एक्टिव होते हैं जब ब्लड के वॉल्यूम में, ब्लड के बेसिकली 3 चीज़ जब इफेक्ट होती हैं तभी काम आता है हमारा कोई भी ऑस्मो रिसेप्टर्स। पहला है ब्लड के वॉल्यूम में कोई चेंज आना, ब्लड के फ्लूइड में कोई चेंज आना या आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आना। जब ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जब ब्लड का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या ब्लड का जो वॉल्यूम होता है काफ़ी कम हो जाता है, उस टाइम पे हाइपोथैलेमस जो रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस या वैसोप्रेसिन सिक्रीट करता है। कहाँ से, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एडीएस क्या करता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है लास्ट में ट्यूब्यूल्स में। कहाँ से, ट्यूब्यूल्स में। वहाँ के बाद क्या होता है, ये ड्यूरेसिस यानी कि पानी के लॉस को प्रिवेंट कर देता है।
बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर जो चल रहा था अपने आप बंद हो जाता है और एडीएस भी जो रहता है सप्रेस हो जाता है। एडीएस क्या करता है, साथ ही साथ किडनी पे भी इफेक्ट करता है। ये क्या करवाता है, ब्लड के वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स को भी इफेक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। वही चीज़ बोला गया कि यहाँ पे इसके बाद बीपी भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ जीएफआर भी जो रहता है बढ़ जाता है। दूसरा काम, जेजीए सेल क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है जो क्या करवाता है, बेसिकली रास सिस्टम से चलता है। किससे चलता है, रास्ट सिस्टम से चलता है। जब ग्लोमेरुलस ब्लड का फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर जो रहता है कम रहता है, तो जीएफआर की वजह से जेजी सेल एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं। रेनिन का काम देखो, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजीन को एंजियोटेंसिनो 1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एंजियोटेंसिनोजीन 1 रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब ये एंजियोटेंसिन जो रहता है 2 जो प्रेजेंट है, ये वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, यानी कि जो वैसा ब्लड वेसल्स होते हैं, ये मान लो कि ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि ये थोड़े से इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर जो रहता है बढ़ा देता है, जीएफआर भी बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो रहता है एक्टिव कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी, जो क्या सिक्रीट करते हैं, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। एल्डोस्टेरॉन भी सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन डिजिटल पार्ट डीसीटी में जो रहता है बढ़ा देता है। ये क्या था, प्रॉक्सिमल नहीं, लेटर पार्ट वही लिखा गया है ट्यूब्यूल्स का। अब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, जीएफआर भी बढ़ा देता है। इसी को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यानी कि रास मैकेनिज्म। ठीक है। अब थर्ड आता है, जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो एट्रिया, हार्ट का जो एट्रिया होता है वो क्या करता है, एएनएफ सिक्रीट करता है, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रोयूटेराइन फैक्टर सिक्रीट करता है। कौन, एआरटी, एट्रियल सिक्रीट करता है। एएनएफ एक ऐसा वैसो डायलेटर है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और ब्लड प्रेशर भी कम कर देता है। एएनएफ मैकेनिज्म इसीलिए बेसिकली एक्ट करता है चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन रास, मतलब बेसिकली इस काम किस पे करता है, रास को रोकने का काम करता है, चेक करता रहता है। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक 6.6 जिसका नाम है मिक्चुरेशन। मतलब सुसु जब निकल गया, बन गया सब कुछ, इसका फिल्ट्रेशन हो गया, अब बाहर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसी को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में, जो आता है फिर यूरिनरी ब्लैडर में। जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ हमारे पास बेसिकली मान लो यूरिन है, किडनी है, किडनी से यूरेटर निकला, यूरेटर के बाद यहाँ हमारे यूरिनरी ब्लैडर निकला, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आया। तो मान लो कि हमारा जो यूरिन है वो यहाँ बन चुका है, हमारा जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर ये बन चुका है। अब यूरेटर की मदद से ये ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होगा, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्या करता है, आता है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, जहाँ पे स्टोर होता है। ये वॉलेंट्री सिग्नल मिलता है, जब बेसिकली अगर सुसु भर गया पूरा तो हमें तुरंत सिग्नल मिलता है सीएनएस पे। ये जो सिग्नल होता है इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होती है और वो पूरा भर जाता है यूरिन से। अब स्ट्रेचिंग रिसेप्टर जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल यानी कि दीवार पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सीएनएस से भी एक मोटर न्यूरॉन मिल जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि तुम जो हमारे ब्लैडर के पास स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दो। साथ ही साथ जो रहता है यूरेथ्रा के जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। याद ये पूछ सकता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कौन रिलैक्स होते हैं, तुम बताओगे स्मूथ मसल जो रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स जो रहते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन सिक्रीट हो जाता है। और इसी को बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ यूरिन कॉल्ड द मिक्चुरेशन। ये एक न्यूरल मैकेनिज्म होता है जिसमें न्यूरल सिस्टम का भी रोल होता है, इसलिए हम इस रिफ्लेक्स को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करते हैं। एक अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट लगभग ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे का सिक्रीट करता है। इसका कलर बात करें तो लाइट येलो कलर का ये होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पीएच याद कर लेना तुम। और इसके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर यानी स्मेल होती है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे
से, हमारी किडनी से, यूरिन से, याद रखना इससे भी पूछा जाता है। वेरियस कंडीशन होते हैं जो यूरिन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो उस प्रॉब्लम को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडी मिलेगी तो उसको हम कीटोनूरिया कहते हैं। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक तो यूरिन ऐसा होगा तो क्या होता है, बेसिकली हमें क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अदर ऑर्गन्स का रोल भी हमारे एक्सक्रीशन में। मतलब एक नॉर्मल किडनी देख लिया, उसके हार्ट देख लिया, इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। अदर ऑर्गन्स में किडनी हेल्प करती है, पता है। किडनी के अलावा लंग्स हेल्प करते हैं, लीवर हेल्प करते हैं, स्किन भी हेल्प करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने में। तो स्किन तो तुमको पता है स्वेटिंग की मदद से ही कर पाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हमारा जो लंग्स होता है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, लगभग 200 ml पर मिनट। ठीक है, ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर क्या करता है, बेसिकली लीवर जो रहता है सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। ठीक है, जो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस बिलीरुबिन को सिक्रीट करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल जो कि डिग्राडेट करता है स्टेरॉयडल हार्मोन को, विटामिन को एंड ड्रग्स को भी। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस यूटी क्या लिखा है, अल्टीमेटली पास अलॉन्ग विथ द डाइजेस्टिव वेस्ट। समझ में आया, यही बोल रहा है बेसिकली कि हमारा जो लंग्स होता है ना वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्रीट करता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, क्या लिखा है, 200 ml पर मिनट सिक्रीट करता है एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। ठीक है, वाटर के साथ हर दिन। लीवर जो रहता है सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जो सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब बाइल टूस तो रहता है तुमको पता है, उसके साथ साथ और भी कंटेंट को सिक्रीट कराता है जिसमें आता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयडल हार्मोन, जिनको इन्होंने क्या किया है, डिग्राडेट किया है, कुछ वाइटामिन्स को एंड कुछ ड्रग्स को क्या कराता है, बाहर निकालता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। अगर हम स्किन की बात करें, हमने यहाँ तक लीवर की बात की है, लंग्स की बात की है। ठीक है, अच्छा हमने लंग्स एंड लीवर दोनों की बात कर लिया, सॉरी हमने पहली बात की लंग्स की, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है पता है। दूसरा हमने लीवर की बात की है, लीवर बाइल जूस के साथ और सारे हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है हमारा प्यारा सा स्किन। स्किन जो रहता है बेसिकली इसके पास स्वीट एंड सेबेशियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके पास, स्किन के पास, जो अल्टीमेट क्या करवाता है, सिक्रीशन कराता है। स्वीट ग्लैंड स्वीट सिक्रीट कराता है, जो वाटरी फ्लूइड होता है NaCl, कुछ अमाउंट में यूरिया, कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फंक्शन स्वीटिंग का यही होता है कि हमारे बॉडी को कूलिंग करने का काम प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करता है साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। सिबेशियल ग्लैंड क्या करते हैं, अल्टीमेट कुछ सब्सटेंस जैसे स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, सीवम की हेल्प से बाहर निकालते हैं। ये जो सिक्रीशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन से। डू यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। बिल्कुल करते हैं, सलाइवा के द्वारा भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब हमारा प्यारा सा टॉपिक डिसऑर्डर आ रहा है, उससे पहले हम टिक विक लगा लेते हैं कि हमने चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली मैंने 2 आवर का पोमोडोरो लिया था, तो या हम 2 आवर में बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये भी कंप्लीट है, ये भी एंड लास्ट हमारा डिसऑर्डर बच रहा है। इस डिसऑर्डर को भी हम कंप्लीट करके अपने प्यारे से चैप्टर की समाप्त कर देंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स महा इंपॉर्टेंट है एकदम भाई, इतने ध्यान से पढ़ना कि मैं बता भी नहीं सकती। देखो जैसे कि ग्लूकोज इकट्ठा होता है इसको ग्लूकोसूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी इकट्ठा होती है इसको कीटोनूरिया कहते हैं। उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अगर यूरिया हमारे यूरिन में इकट्ठा होती है इसको हम यूरेमिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, असर्शन रीजन में भी इससे क्वेश्चन आखिर बन ही जाते हैं।
ठीक है। तो अगर ये काफ़ी हार्मफुल होता है, इसकी वजह से डर होता है कि हमारी किडनी जो रहती है फेल हो सकती है। अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो हमें यूरिया को रिमूव करना पड़ता है हमारी किडनी से, उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड ड्रेन्ड होता है कन्वे आर्टरी की वजह से, और डायलिसिस यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिस यूनिट। हमारा जो आर्टरी से बेसिकली जो हमारी हमने यूनिट बनाई है जहाँ पे डायलिसिस होता है, वहाँ पे यहाँ पे एंटी कोगुलेंट हेपरिन भी प्रेजेंट होता है। और यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेस ट्यूब्यूल सराउंडेड बाई ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड के आगे पीछे क्या होता है, सराउंड होता है सेलेफोन का एक ट्यूब, जिसके सेम कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं पास कर जाते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से। नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है डायलिसिस फ्लूइड में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई पूछे क्या एब्सेंट होता है डायलिसिस फ्लूइड में, तो तुम बताओगे नाइट्रोजनस बेस। ये जो सब्सटेंस होते हैं फ्रीली मूव करते रहते हैं और ब्लड को क्लीन कर लेते हैं। ब्लड क्लीन होता है, पंप होता है वीन की वजह से, वापस से एंटी हेपरिन डाल करके हम ब्लड को वापस से यूरेमिया पेशेंट को वापस से डाल देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अल्टीमेटली मेथड करेक्ट। रेनल अगर आपकी फेल हो गई है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना लास्ट हमारे पास मेथड हो जाता है, जिसकी वजह से हम किडनी को अपनी बचा सकते हैं। अगर आपकी किडनी फेल है तो रेनल फेलियर कराओ। फंक्शनिंग, अब इसमें क्या होता है, हम बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। एक फंक्शनल किडनी को हम यूज करते हैं ट्रांसप्लांट, डोनर को देते हैं फ्रॉम अ डोनर। डोनर से हम एक लेते हैं जो बेसिकली वो क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है, होस्ट का बॉडी है, इम्यून सिस्टम, उसको कम से कम रिजेक्ट करे, इसलिए वहाँ पर हम यूज़ करके सकते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का भी, इम्यूनो, ताकि क्या हो, कम से कम यूज़ हो। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न क्लिनिक प्रोसीजर इंक्रीज कर देता है सक्सेसिव रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेनल कैलकुलाई। रेमन कैलकुलाई का मतलब होता है जब, रेनल कैलकुलाई का मतलब यही होता है, स्टोन बोलते हैं, इनसॉल्युबल मास, किसी भी सॉल्ट, ऑक्सलेट या कोई इनसॉल्युबल साल्ट है जो किडनी में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम स्टोन कह देते हैं। फिर आता है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलाई जो रहती है हमारी इन्फ्लामेट यानी स्वेल हो जाती है, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। अब हम बात करें हीमोडायलिसिस की बेसिकली, तो एक छोटा सा हम डायग्राम बना करके अपने हीमोडायलिसिस को कंप्लीट करते हैं। देखो हीमोडायलिसिस में बेसिकली होता क्या है, जगह वगह है, बहुत जगह है, चलो आ जाओ देखते हैं। मान लो कि एक हमारे पास यूरेमिया वाला पर्सन है जिसके ब्लड में क्या है, काफ़ी सारा यूरिया इकट्ठा हो गया है। भाई लड़का तो अच्छा बना दिया कि नहीं, सही से बताना। ये एक यूरेमिया वाला पर्सन है जिसके ब्लड में यूरिया बहुत है, यूरिन में निकल रहा है। अब इसका क्या होता है, एक हम क्या लेते हैं, इसका आर्टरी लेते हैं। आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं, डायलिसिस यूनिट में हम ब्लड को आउट करा देते हैं। इसके सारे जो जिसमें ब्लड में ऑफकोर्स है, तो ब्लड अब बेसिकली इसका आउट कराते हैं, ठीक है। दूसरे साइड में क्या होता है, हम अभी बना देते हैं, एक क्लीन ब्लड जो रिटर्न करना होता है, तो इसका भी एक देखो। अब हुआ क्या, एक यूनिट बनी बेसिकली, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना। कुछ गैलन्स होते हैं बड़े बड़े, ये हमारे पास है डायल्जर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, बेसिकली हम डायल्जर बीच में ले जाते हैं, ठीक है। ये देखो बेसिकली जो हमारा डायल्जर होता है
उसकी मदद से जो ब्लड होता है, ब्लड में से यूरिया जो रहता है बाहर आ जाता है। देख रहे हो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, तो ये यूरिया जो रहता है हम ब्लड से सबसे पहले बाहर भेजते हैं। हमारा जो भी एक ये जो तुमको ग्रीन कलर का अच्छे से बना रही हो तो अच्छे से थोड़ा बना दूँ ना, यही बोल रहे हो ना मन में? ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ना बेसिकली, ये जो मैंने तुमको प्यारा सा बनाया है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना दिया है तुम लोगों के लिए, यही एक डायलाइजिंग क्या है, सॉल्यूशन है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, कहाँ लिखा है, हाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड जो रहता है बेसिकली ये एक सेलोफेन ट्यूब होता है। यही मैंने तो तुमको दिखाया, जो ये सब बताऊंगी, डोंट वरी। हमारे पास ये जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, यही सेलोफेन ट्यूब है। इस सेलोफेन ट्यूब में क्या सराउंडेड है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने तुमको दिखा ही दिया। इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में बेसिकली है क्या वो भी देख लो। इस डायलाइजिंग, मैं तुमको पढ़ा के सब बताती हूँ। देखो, आर्टिफिशियल किडनी में बेसिकली क्या हुआ, ब्लड ड्रेन हुआ कन्वेनिंग आर्टरी प्लम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट में आफ्टर एडिंग अ एंटीकोगुलेंट हेपरिन, हमने इसमें ऐड कर दिया। ये जो यूनिट है सेफेलॉन का ट्यूब, वो सराउंड होता है एक फ्लूइड से जिसका नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। इनके पास सेम कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा की तरह, लेकिन इनके पास नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब हमने क्या किया, पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउ कर देता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नाइट्रोजनस वेट्स एब्सेंट होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, फ्रीली मूव कर देते हैं। अब जो क्लीन ब्लड हो चुका है, जैसा कि तुम ये देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी वेस्ट के साथ डायलाइजर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, डायलाइजेट जो वेस्ट के साथ है, डायलाइजेट विथ वेस्ट, जो वेस्ट के साथ है। एंड दूसरा यहाँ पे लिखा है फ्रेश डायलाइजिंग। तो जो डायलाइजिंग फ्रेश है वो यहाँ से घूम के जाता रहता है, एंड जो बकवास ख़राब है वो इधर इकट्ठा होता है। उसके बाद जो नए फ्रेश वाला आता है वो वापस से हम ड्रेन करके इसको ह्यूमन के बॉडी में वापस से डाल देते हैं। ठीक है, तुमने ये देख लिया। आओ हम यहाँ पे एक समरी कंप्लीट करते हैं, चैप्टर की समाप्तिकरण में ले चलते हैं। मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे आयरन, CO2, वाटर हमें करता है कि हमारी बॉडी एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करती है, फिर उसको एलिमिनेट कर देती है। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस बेस आज फॉर्म्ड होते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं बहुत सारे एनिमल्स में, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, वो रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, पानी कैसा वहाँ पे है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, किडनी, ये भी एक कॉमन एसिडिटी ऑर्गन्स होते हैं जो एनिमल्स यूज़ करते हैं एसिडिटी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। ये अलग नहीं है नाइट्रोजनस वेस्ट, और भी सारे बहुत होते हैं जो मेंटेन करते हैं आयोनिक एंड एसिडिक बैलेंस को भी। ह्यूमंस में एसिडिटी प्रोडक्ट जो रहता है बेसिकली एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक हमारा यूरेथ्रा होता है। हर एक किडनी के पास 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन फंक्शनल एंड हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी किडनी का। इसके पास 2 पोर्शन होता है, ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, टफ कैपिलरी से मिलकर बनता है जो कि फॉर्म्ड होता है एफरेंट आर्टेरियोल से, फाइन ब्रांचेस रेनल आर्टरी से। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल क्या करता है, डबल वॉल्ड एक बोमेन कैप्सूल बनाता है, डबल कप लिखा था वहाँ, ये डबल वॉल्ड कप। ठीक है, बोमेन कैप्सूल फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाता है पीसीटी में, एंड लास्ट में फिर हेललेस लूप आता है, फिर डीसीटी आ जाता है। अब डीसीटी जो रहता है काफ़ी सारे नेफ्रॉन को जोड़ करके कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, अल्टीमेट ओपनिंग होती है जिसको कि वो रेनल पेल्विस में जाकर के खुलता है एंड मेडुलरी पिरामिड से होते हुए। बोमेन कैप्सूल इंक्लोज होता है ग्लोमेरुलस इन द फॉर्म ऑफ माल्फिजियन और रेनल कॉर्पस, जैसा कि पढ़ा था। यूरिन फॉर्मेशन के पास 3 प्रोसेसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। फिल्ट्रेशन जो रहता है नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तुमने नहीं देखा था। जो फिल्ट्रेशन है नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड वेसल का रोल होता है। अबाउट 1200 से ब्लड जो रहता है फिल्ट्रेट हो जाता है ग्लोमेरुलस से पर मिनट। 125 ml फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल के अंदर जाता है,
ठीक है, पर मिनट, जिसको हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब JGA क्या करते हैं, स्पेशलाइज पोर्शन में नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं GFR को मेंटेन करने में। नियरली 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशंस कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। PCT मेजर साइट होती है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है सेलेक्टिवली सिक्रीशंस का। HL प्राइमरीली हेल्प, देखो एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने कहीं नहीं पढ़ी थी। HL प्राइमरली हेल्प इन ऑस्मोल रेगुलेशन, ठीक है। HL लूप ऑफ हेनलेज लूप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका ऑस्मोलर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा है किडनी के इंटरस्टिशियल में। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है, अलाउ एक्सटेंशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हेल्प करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, यूरिया वगैरह सिक्रेट भी करता है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। H+ कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का और अमोनिया सिक्रीट किया जाता है फिल्ट्रेट में ट्यूबुलर की वजह से, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशंस कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है दो लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में एंड वासा रेक्टा के बीच में, जो पैरेलली हेनलेज लूप के घूमती रहती है। फिल्ट्रेट जो रहता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मूव होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बट इज डायल्यूटेड बाई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया जो रहते हैं रिटेन होते हैं इंटरस्टिशियल में बाई दिस अरेंजमेंट। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब 300 मिली ऑस्मोल से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल तक, तो जब तक नहीं आ जाता। एक्सीलेंट मैकेनिज्म कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बेकली काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम पानी को बचाने का एक काफ़ी प्यारा एक्सीलेंट मैकेनिज्म है। यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ये काफ़ी वॉलेंटरी सिग्नल की वजह से CNS से कैरीड आउट होता है, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, इसको मेचुरेशन कहते हैं। स्किन, लंग, लीवर भी एक्सीलेटर में काफ़ी सारे रोल निभाते हैं। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, अगर MCQ दिया होगा तो बिल्कुल दिया है। अब चलो और देखो फटाफट, अमोनोटेलिज्म कौन करता है, बोनीफेसिस करती है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है बेसिकली, बताओ, नहीं पता। मिक्सचुरेशन से रिलेटेड क्या आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। यूरिकोटेलिक कौन से होता है, जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, वो हमारे पास बर्ड्स। ADH बेसिकली क्या करता है, ब्लड को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड बोमस कैप्सूल बेसिकली कैसे हैं, रेनल ट्यूब्यूल से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा MCQ रेडी। इसी तरीके से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हमने अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो और टिक विक लगा करके खात्मा करते हैं हमारे इस चैप्टर का। तो थैंक यू सो मच अभी तक बनने के लिए। एंड हाँ, ये थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए हमें 2 आवर लग गए, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड वन शॉट की बुरी प्रिपरेशन करके आया करो, बिल्कुल पहले से चैप्टर को एक बार पढ़ के आया करो, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो एक तरीके से रिवीजन ही हो बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको चैनल पर का हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके हमारे वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे लाइक ठोक सकते हो। एंड सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम आपके साथ बने रहे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।